बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आपने कल का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जलसा देख लिया और ये इस्लामाबाद की तारीख का बग़ैर लीडर के पाकिस्तान की तारीख का आप इसको कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जलसा था। यानी कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुखालिफ सहाफ़ी हैं या उनके नज़रिए से इख्तलाफ करने वाले सहाफ़ी हैं, वो भी आज हमें ये बता रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख का इससे बड़ा जलसा हमने नहीं देखा कि अवाम इतनी जो है वो तादाद में जलसे में आई हुई थी और जलसे के 25 किलोमीटर के अतराफ तक लोग ही लोग थे और पाकिस्तान की अवाम का समंदर जो है वो आज सड़कों के ऊपर उमड़ा हुआ था। तो मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, क्योंकि कल का जलसा तो आपने देख लिया, घरों में बैठ कर देखा या आपने फिजिकली जलसे को ज्वाइन किया, लेकिन जो इसमें दो चीज़ें हुई वो इंतहाई गैर मामूली थी और वो सबसे बड़ी खबर है कि सबसे पहली खबर पर जो हमने बात भी करनी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जलसे के बाद नई एक नया तूफान खड़ा हो चुका है, नई जंग का अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये मामला क्या है, इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात तो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन दूसरी बड़ी अहम खबर पर जो हमने बात करनी है कि GHQ से इस जलसे के बाद इमरान खान को अहम तरीन पैगाम दे दिया गया है, खुला पैगाम पहुंचाया गया है। ये मामला क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि क्या पैगाम पहुंचाया गया, अब अंदर खाते क्या हो सकता है, इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर मिलकर क्या करने जा रहे हैं, ये तीसरी बड़ी खबर है जिस पर बात करनी है। इस हवाले से भी कुछ मुसद्दका तरीन इत्तलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आपने जलसा जब देखा तो बगैर लीडर के जलसा था और ऐसा लग रहा था जैसे इमरान खान साहब खुद उस जलसे को अटेंड कर रहे हैं या इमरान खान साहब ने खुद उस जलसे में आकर तकरीर करनी। अवाम का जोश जज्बा, अवाम की इमरान खान से मोहब्बत और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पीछे ये खड़े हुए लोग आज चीख चीख कर बता रहे थे कि हमें इमरान खान चाहिए, हमें इमरान खान की रहाई चाहिए। तो ये बड़ा वाज़ेह मैसेज जो है वो ताकतवरों को भी पहुंच गया, ये मैसेज हुकूमत को भी पहुंच गया कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर है जिसके पीछे आवाम निकल रही है। 9 मई के बाद ये पहला जलसा इस्लामाबाद में हुआ और इस जलसे से बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, बिलखसूस इमरान खान को, और अवाम जो है वो उन उम्मीदों पर पूरा उतरी है। और हाँ, ये जलसा वैसे नहीं हुआ जिस तरह से रवायती पार्टियों का जलसा होता है कि गाड़ियां दी जाती हैं, बसेस दी जाती हैं, लोगों को पैसे दिए जाते हैं, खाने पीने का सामान दिया जाता है, पेट्रोल दिया जाता है, डीजल, और फिर पैसों के ऊपर लोगों को अपनी जलसागाह तक पहुंचाया जाता है। जब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन आए तो लोगों को उनका इस्तकबाल करना चाहिए था। कोई एयरपोर्ट पर हमें जम्मे गफीर देखने को नहीं मिला। जनाब वो मीनारे पाकिस्तान में आते हैं, कैसा जलसा था वो सब कुछ आपने देख लिया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख का ये गैर रवायती जलसा जिसने तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ दिए हैं। सब लोग इमरान खान की मोहब्बत में आए हुए थे, सब लोग इमरान खान के प्यार में वहां पर आए हुए थे और वो चीख चीख कर एक ही मुतालबा कर रहे थे कि हमें इमरान खान की रिहाई चाहिए। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद जो है यानी कि DC अली रंधावा साहब कहते हैं कि जो भी गैर कानूनी काम करेगा वाकई हुकूमत में सूरत हाल कंट्रोल में है, और अगर कोई ऐसा काम करता भी है, कोई गैर कानूनी काम करने की कोशिश करता है तो कानून के खिलाफ उसके कार्रवाई करेंगे। और गैर कानूनी जलसे जुलूस से मुतालिक एक एक्ट पास हो चुका है और NOC आज नहीं बहुत पहले दिया था। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से जलसा मुंतज़मीन को आगाह किया था कि गैर कानूनी जलसे पर कानून हरकत में आएगा, लेकिन जलसे का मुकर्ररा वक्त बढ़ाने के लिए ना किसी ने दरख्वास्त दी और ना ही किसी ने बात की। 26 नंबर चुंगी पर उन्होंने गैर कानूनी रूट लिया था जिस पर शेलिंग हुई है। पाकिस्तान, चलें अच्छी बात है कि आपने कानून को फॉलो किया। आपने कभी वो बात की कि इस्लामाबाद से सहाफ़ी उठाए जाते हैं, आपको उस कानून याद आया DC साहब, आपकी पुलिस को उस कानून याद आया कि इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को अगवा कर लिया जाता है, कि आपने इस तरह से आवाज़ उठाई हो, आपने इस तरह से जनाब उनके खिलाफ तबले जंग बजाया हो, क्योंकि आप नौकर हैं, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी जो है उनकी गुलाम है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो गुलामी आप इतनी बढ़कर कर रहे हैं कि आप उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, यानी कि आप ताकतवरों के खिलाफ खड़े नहीं होते। आपको पता है कि उनकी नौकरी आपकी नौकरी उनके हाथ में है। आप गरीब आदमी के ऊपर चैलेंज कर सकते हैं, आप आवाम के ऊपर उन पर तशद्दुद कर सकते हैं। जरा हमारे जाकर उन लोगों को जो नामालूम लोग जो हैं वो घर में घुस जाते हैं, जरा उठाएं उनके खिलाफ आवाज। मैं मानता हूं मोहम्मद अली रंधावा साहब जो हैं वो फिर बहुत बड़े 30 मार खान होंगे। भाई गरीबों के ऊपर तो हर बंदा जुल्म कर लेता है, ताकतवर जो है वो हमेशा गरीब के ऊपर हाथ डालता है, और आप पाकिस्तान की कौम को
ایزی لے چکے تھے، لیکن آج عوام نے بتا دیا آپ کو کہ آپ کی اوقات کیا ہے، حکومت کی اوقات کیا، آپ کی حیثیت تو کچھ نہیں ہے نا، آپ نے غلامی یا نوکری کرنے کے علاوہ آپ کرتے کیا ہیں، یہ آج عوام بھی جانتی ہے، چلے میں بھی جانتا ہوں۔ تو خیر آج فواد چودھری صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ بہت زیادہ عالمی دباؤ پیدا کرے گا، پاکستان اس ایڈونچر کو برداشت نہیں کر پائے گی، آئی ایم ایف کا پروگرام ہمارا ایک جو ہے وہ ہم اس کے دھاگے سے لٹکے ہوئے ہیں، اور حکومت کا ایجنڈا ہے تلخیاں کام نہ ہوں، تو یقیناً نواز شریف نے بھی یہی ایجنڈا رکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں وہ پھر کیا کریں گے۔ یہ بڑی اہم بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ملٹری ٹرائل ہوا تو عالمی دباؤ بڑھ جائے گا۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے ملٹری ٹرائل ایک پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان صاحب کی دنیا بھر میں پہچان ہے، امریکن کانگریس اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یوکے کی پارلیمنٹ دیکھ لیں، یونائٹڈ نیشنز کو اٹھا کر دیکھ لیں، تو بڑے بڑے ادارے عمران خان کے حق میں قراردادیں پاس کر چکے ہیں، ان کی گرفتاری کو غیر قانونی کر چکے ہیں۔ تو ملٹری ٹرائل تو ویسے ہی غیر قانونی ہے، آپ کسی سیول کو ملٹری ٹرائل کے اندر نہیں لے کے جا سکتے، سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں، تو کس طرح سے ایک اتنے بڑے لیڈر کا ٹرائل آپ فوجی عدالتوں کے اندر کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے عالمی دباؤ تو اس کے اوپر جناب بڑھے گا۔ اب اصل میں آ جائیں کہ جو خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے بعد ایک نئی جنگ کا الٹیمیٹم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کھڑاک ہے۔ علی امین گھنڈا پور اور مراد سعید کی جو جناب تقریر تھی یہ آؤٹ آف سلیبس آ گئی تھی۔ علی امین گھنڈا پور عمران خان کے بہت قریب ہیں، مراد سعید عمران خان کے بہت قریب ہیں، اور ان دونوں کی جو آؤٹ آف سلیبس تقریر آئی، مراد سعید صاحب جو ہیں وہ تو اچانک سے سامنے آ گئے، ان کی تقریر آتی ہے اور پھر وہ آرمی چیف کو وہاں پر جا کر ٹارگٹ کرتے ہیں۔ علی امین گھنڈا پور صاحب نے ڈائریکٹ آج اداروں کو ٹارگٹ کیا، تو یہ چیزیں بہت اہم تھی، اور یہی دو اہم خبریں ہیں، اور یہی اصل میسج تھا جو آج طاقتوروں کو، جو آج کمپنی سرکار کو اور اس امپورٹڈ رجیم کو دیا گیا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور کی تقریر کا سب سے پہلے ہم پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 سے 2 ہفتے میں عمران خان قانونی طور پر رہا نہ ہوا تو ہم خود عمران خان کو رہا کروائیں گے، جسے خود میں لیڈ کروں گا۔ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے، اور یہ اہم بات ہے کہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات طے کروانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور جلسہ کروانے میں بھی علی امین گنڈا پور کا بہت اہم ہاتھ ہے۔ اگر وہ علی امین گنڈا پور یہ بات کرتا ہے کہ ہم خود عمران خان کو رہا کروا لیں گے، 2 ہفتوں کا الٹیمیٹم ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ حکومت کے لیے کس قدر یہ خطرے کی گھنٹی بجنے جا رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پہلی گولی میں کھاؤں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسلام آباد میں پی ٹی اے کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف تمہارا باپ بھی عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں کر سکتا۔ خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے نا کہ عمران خان کا ہو سکتا ہے کہ ملٹری ٹرائل ہو جائے، تو انہوں نے ان کو ریٹیلیٹ کیا، جس کو تم باپ سمجھتے ہو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ جنرل فیض کیا ہمیں جہیز میں ملا تھا؟ جنرل فیض تمہارا آدمی تھا، وہ تمہارے جو ہے وہ ادارے کا آدمی تھا، وہ اسے تم نے جنرل بنایا تھا اور اسے ڈی جی تم نے بنایا۔ اپنا ادارہ ٹھیک کرو، صحیح کرتے ہو تو تم لوگ اچھے ہو، اور اگر کوئی بری چیز ہو جاتی ہے تو اپنا گند ہمارے اوپر ڈال دیتے ہو۔ علی امین گنڈا پور نے میسج دیا، اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی تقریر کو انہوں نے جو ہے وہ رسپونڈ کیا کہ ڈی جی صاحب جو ہیں وہ آپ اپنی حدود کے اندر رہیں۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ 9 مئی سے پہلے تم میں نفرت تھی، مجھ پر تشدد کر کے جو بیان لینا چاہتے تھے وہ اگلے جلسے میں بتاؤں گا، میں تمہیں ننگا کروں گا، تم آئین کو نہیں مانتے تو ہم بھی آئین کو نہیں مانتے، جو تمہیں مارے اسے ماریں، اب دمادم مست قلندر ہوگا، کال کا انتظار کرو، ہمارا اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا۔ یہ بڑی عام تقریر ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس جلسے کی، علی امین گنڈا پور صاحب، اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ بات کر رہا ہے کہ اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا، مریم نواز میں آ رہا ہوں، این او سی ملے نہ ملے لیکن پنگا مت لینا، وہ حال کریں گے کہ بنگلہ دیش بھول جاؤ گے۔ ہمارا پٹھانوں کا اصول ہے کہ ڈھول بھی لاتے ہیں اور بارات بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کے پی کے کی عوام نے اپنی طاقت کے زور پر اپنا مینڈیٹ چوری ہونے سے بچایا، اور کے پی کے میں ہماری مکمل گرپ ہے، کسی کا باپ بھی کسی کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، خدا کی قسم خون بھی بہائیں گے لیکن تمہیں تمہارا انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ ہم یہ این آر او قبول نہیں کرتے، ہم قوم کے لوٹے ہوئے ہزاروں اربوں روپے واپس نکلوائیں گے۔ یہ جو امریکہ کے غلام ہیں ان کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ حق کے ساتھ ہیں۔ سب کو پتہ چل جائے گا کہ نہ جب زور دکھاتے ہیں تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں۔ اعظم سواتی کے لیے 7 بجے گیٹ کھولا ہے اور کہا عمران خان اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ عوام کو روک لیں۔ گٹے گوڑے عمران خان کے پکڑے گئے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب نے کس کو بھیجا تھا؟ اعظم سواتی صاحب کو۔ تو اعظم سواتی صاحب کا پیغام آپ اندازہ کر لیں کہ عمران خان کے اس دن پاؤں پکڑے گئے تھے کہ آپ یہ سارا کچھ نہ کریں۔ تو اس تقریر کے بعد جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں، مراد سعید کی تقریر تھی، اس میں جناب انہوں نے آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا۔ تو یہ آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک نئی جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ جناب انہوں نے ایک نئی جنگ کا الٹیمیٹم دیا ہے جس کے بعد حالات مزید خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جناب جی ایچ 2 کی جانب سے عمران خان کو کھلا پیغام آیا ہے اس جلسے کے بعد، اور یہ جلسہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ سگنیفیکنٹ ہے، بہت اہم ہے کہ جلسہ کرنے دیا گیا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت اور اب اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ پہلی
दरार पैदा हुई है। तो आज प्रेस रिलीज जारी हुआ है GHQ की जानिब से। वो प्रेस रिलीज बहुत अहम है, वो आपके सामने मैं रख देता हूं कि इस वक्त जो है वो रात को, यानी कि आधी रात है और आधी रात को ये सूरत हाल इतनी कशीदा है कि सब सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि अब हम क्या करें। इमरान खान के इस एक जलसे ने ताकतवरों के तमाम तरह प्लान्स को चौपट करके रख दिया है। तो फैसल वाडा साहब, ये आप सब जानते हैं कि ये गैर सरकारी तर्जुमान है जो टीवी पे बैठकर वही बोलते हैं जो उनके मुंह में डाला जाता है। तो फैसल वाडा साहब क्या कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ज्यादा देर तक वज़ीर-ए-आला नहीं रह सकते, वो अब इमरान खान की जिंदगी के लिए खतरा बन चुके हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा PTV न्यूज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चला रहा था कि जलसा नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा गले की हड्डी बन चुका है, यानी कि PTV न्यूज जैसा इदारा जो है वो इस तरह की खबरें चला रहा था। और फिर फैसल वाडा साहब की ये बात सुन लें, और फिर गालिदा फारूकी साहिबा जो है वो ट्वीट करती हैं कि अली अमीन की वज़ारत आला अब जो है वो बहुत ही कम अरसे में खत्म शुद्ध होने जा रही है। अब फैसल वाडा को देखें और गालिदा फारूकी को देखें, अब ये दोनों खबरें कहां से ले रहे हैं, एक ही खबर है। तो आप अंदाजा करें कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी इस तकरीर के बाद, क्योंकि उन्होंने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया है, तो इस वजह से चीखें निकलना दूसरी साइड से शुरू हो गई हैं। तो वही चीजें अब आप अंदाजा करें कि क्या प्रेस रिलीज है और अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जनाब क्या कुछ हो सकता है। अब मुनीफ फारूक जो है वो भी गैर सरकारी तर्जुमान है एक इदारे के। तो मुनीफ फारूक कहते हैं कि मुराद से तकरीर और अली अमीन गंडापुर की तकरीर के बाद ये एस्टैब्लिशमेंट का वाज़ेह पैगाम है कि जो कुछ देर से होना था वह बहुत जल्दी होगा। यानी कि जो 9 मई के केसेस से इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल था या कुछ भी है, तो अब बहुत जल्दी होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गहरी गहराई में चली गई है और मुराद से ने आर्मी चीफ को टारगेट किया और फौज ऑलरेडी उसमें ये वाज़ेह एक इमेज है इमरान खान के हवाले से कि वो इंतशारी है, उसकी जमात इंतशारी है और जब तक वो सदके दिल से माफ़ी ना मांग ले तो हम इमरान खान को माफ़ नहीं करेंगे। अब मुनीफ फारूक फौज की बात कर रहे हैं। अब से कुछ दिन पहले DCI SPR ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि हम किसी जमात के ना मुखालिफ हैं और ना किसी की तरफदारी करते हैं। अब क्या मैं DCI SPR के इस बयान को तस्लीम करूं या गैर सरकारी तर्जुमान के उस बयान को तस्लीम करूं जो कहता है कि फौज इमरान खान को माफ नहीं करेगी, यानी कि फौज का फिर सियासत से क्या ताल्लुक है। ये तो फिर मुनीफ फारूक साहब के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, हद तक इज्जत का दावा होना चाहिए कि हमारे DCI SPR की वो बात को जुटला रहे हैं और फौज को वो सियासत में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो फौज को कहते हैं कि आए आप आकर गंदी सियासत करें। तो मुनीफ फारूक को कब उठाया जाएगा, मुनीफ फारूक का सॉफ्टवेयर कब अपडेट किया जाएगा, क्या उनके जरिए खबरें पहुंचाई जाती हैं या फिर वो फिर आइन बाई शाइन करते रहते हैं। तो ये अहम तरीन सवाल है। तो खैर जनाब 2020 में अगर आप जाते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकारीर की गुजरांवाला लाहौर में, उन्होंने जनरल बाजवा को गद्दार कहा, जनरल फैज़ हमीद के ऊपर बात की जब वो सिटिंग आर्मी चीफ थे और सिटिंग DCI ऐसे थे। तो उस सबने कहा कि अब मियां नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, अब उनका बुरा वक्त शुरू हो गया है। तो ये लोग खुद कह रहे थे कि हमारे पाँव पकड़े गए, लंदन जाकर हमें कहा गया हमें इमरान खान जो है वो नहीं पसंद, वो हुकूमत नहीं चला सकता, तो आप आए यहाँ पर आकर हुकूमत चलाएं। तो वो आज आप अंदाजा करें कि और 2023 के साथ आप 24 के साथ मुआवजा करें कि अब इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी सियासत खत्म हो गई है। आप याद रखें कि वो इमरान मियां नवाज शरीफ नहीं है। इमरान खान साहब का ना वो मकबूलियत का दौर है, ये ना जनाब उनकी जो है वज़ारत उज़्मा का दौर है और ना ही कोई उनका ये जो है वक्त है। ये इमरान खान का दौर है, ये इमरान खान के ज़माने से याद रखा जाएगा। इमरान खान साहब का ये ज़माना जा रहा है और ये आप ज़माना कभी भूल नहीं सकते। इसको जो है वो तारीख भी लिखती है। बाकी सियासतदानों के ऊपर हमेशा मकबूलियत आई, उनका वक्त आया, उनकी वज़ारत उज़्मा आई, उनके पास इक़्तिदार आया, लेकिन इमरान खान का ज़माना आया है। तो इस ज़माने से आप पीछे जनाब नहीं हट सकते। तो ये मामलात हैं कि GHQ की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है, अब इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर मिलकर क्या करने जा रहे हैं। इस जलसे के बाद मुझे ये अंदाज़ा भी है, मेरे पास खबर भी है कि ये जलसा इतना अहम था कि इमरान खान की रिहाई की पहली ईंट है और हुकूमत के जाने का वक्त शुरू हो चुका है। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला बेहतर हो सकते हैं और अगर ये बेहतर ना हुए खुदा ना खास्ता तो फिर ये बांग्लादेश मॉडल है या फिर श्रीलंकन मॉडल है कि फिर हालात बहुत कशीदा हो जाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज कॉन्फिडेंस मिला है कि हम जलसा कर सकते हैं, हम मारे खा सकते हैं और अवाम हमारे पीछे है और हम कंटेनर्स को भी हटाकर रास्ता बना सकते हैं। जिस तरह से आज इस्लामाबाद और PTI ने पाकिस्तान की तारीख का बगैर लीडर के सबसे बड़ा जलसा करती है। तो आज के जलसे के बाद पॉलिटिकल डायनामिक्स जो हैं मुकम्मल तौर पर तब्दील होने जा रही हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाज़मी हल करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।